ओ महबूब, अभी महबूब आ जाएगी तो चार्ट लगा के होश में आ जाएगा, पास हो जा पहले। तो भाई अंताक्षरी शुरू माँ से नहीं थी भाई, अंताक्षरी शुरू करनी है हमें, है ना, सा से, सा से, माँ से नहीं गाना निकम्मो, सा से गाना है ना, री से, रा से गाना, रा से, ठीक है। तो चलो पहले बता देता हूं, तुम बहुत ही खतरनाक बालक हो, तो तुम्हारे जैसा नालायकों के लिए 2 मिनट के लिए रिवाइज करा देता हूं। सेक्शन 46 हमने पढ़ा था, जो मैंने कहा था 100% एग्जाम में आएगा। तो तुम्हें बताया था जो काम हम शेयर्स में करते हैं वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने बोला है। किसने बोला है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला जो शेयर में तुम चीजों को जब्त करते थे उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइट ऑफ लियन, ठीक है, राइट। और लियन करने के बाद जो तुम रीइश्यू करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? रीसेल, ठीक है। हाँ, ये रीसेल तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमें किसके खिलाफ पहला राइट मिला? गुड्स के खिलाफ। किसके खिलाफ पहला राइट मिला? तो इसे हम बोलते हैं जस इन रैम राइट अगेंस्ट द गुड्स। आज हम समझ जाएंगे कि जब हमारा राइट गुड्स के खिलाफ नहीं रहेगा तो हमें कहां जाना पड़ेगा? जस इन पर्सोनम राइट अगेंस्ट द बायर। फिर खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम, है कि नहीं बात? तो हमने गुड्स के खिलाफ राइट पढ़ा था कि सर राइट ऑफ लियन होता है, जब्त करते हैं, इसे ही हम कॉल्स इन एरियर को फोरफीट करना बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? राइट ऑफ लियन। और उसके बाद हम रीसेल कर देते हैं। अब एक बात, यानी कि एक बात मुझे बताओ, सेक्शन 47 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसने ये बोला कि राइट ऑफ लियन कब लगाया जाएगा? इन केसेस में राइट ऑफ लियन लगाया जाएगा, ठीक है, याद आ गई बात। फिर 48 ने बोला कि अगर पार्टली गुड्स है यानी कि इंस्टॉलमेंट वाले गुड्स है तो बची इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ लियन लगा दो। 49 बहुत बड़ी बात, जिसमें हमने 2 बात जानी, या तो दिल आपका बड़ा होगा या फिर बहुत बड़ा होगा, या तो दिल बड़ा होगा या फिर बहुत बड़ा होगा। दिल बड़ा है तो बाबूजी बन जाओ, अरे भाई सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, है कि नहीं बात। और दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो बिना अपना पैसा लिए सामने वाले को बोल दो तू आगे बेच दे भाई, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, है ना, सुन नहीं रहा बात। बिना अपना पैसा दिए सामने वाले को क्या बोल दिया? जा तो अपने मेरे गुड्स किसी और को बेच दे, कोई बंदा मेरे पास आएगा तो भी मैं क्या कर दूंगा? उसे दे दूंगा, तो बिना पैसा लिए। तो 49 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भैया तुम्हारे नोट्स मैंने खतरा बना के दे रखा है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 पॉइंट बता दो ऐसे जब राइट ऑफ लियन नहीं लगाया जा सकता। फिर ये एग्जाम्पल थे, और फिर रीसेल हमने सेक्शन 54 पढ़ लिया था। अब आती है बात सर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सुनेंगे ध्यान से। अब बताओ राइट ऑफ लियन अगर तुम्हें लगाना है ना, तो खुद सोच के बताओ तुम कब लगाओगे? जब गुड्स हमारे पास होंगे। सबसे पहली मेन कंडीशन ही क्या है राइट ऑफ लियन लगाने की? गुड्स मेरे पास होने चाहिए और आप अनपेड होने चाहिए, याद आ गई बात। अगर तुम्हारे पास गुड्स है तभी तो जब्त करोगे। अच्छा तो तुम मुझे कब तक पकड़ सकते हो? कब तक लपक के रख सकते हो मुझे? लपक लो भाई, सर को लपक लो, जाने मत दियो। कब तक? जब तक मैं यहां हूं, फिर तो गाजियाबाद आना पड़ेगा, है ना। तो जब तक मैं नोएडा में भी अगर मैं यहां हूं तभी तो मुझे पकड़ सकते हो। तो एक बार मैं हाथ से निकल गया, जैसे तुम घर वालों के हाथ से निकले पड़े हो, ऐसे अगर एक बार मैं हाथ से निकल गया, सर आपको कैसे पता? मुझे सब पता है भाई, तुम घर वालों के हाथ से निकल चुके हो। एक बार मैं हाथ से निकल गया तो क्या राइट ऑफ लियन लगाया जा सकता है? ऐसी भाई तुम्हारी एक फैक्ट्री है, बहुत सिंपल सी बात, अब तुम समझ चुके हो, जवाब तुमने खुद ही दे दिया, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मान लो फैक्ट्री है, गोले गोले लग रहे हैं फैक्ट्री ऊपर, वो लट्टू लट्टू से घूमते रहते हैं ना सिल्वर कलर के, वही लग रहे हैं लट्टू, ये है ना। फैक्ट्री में सामान था तो तुम राइट ऑफ लियन थे, लेकिन तुमने सामान ट्रक में लोड करके सनी देओल के पास उसे गाना गवा दिया, कौन सा? मैं निकला, नाचने मत लगना वे ढिंग 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 ढिंग, कभी नाचने शुरू कर दे, है ना। अब सनी देओल भाई गड्डी लेके निकल चुका है, सामान तुम्हारे यहां लोड हो चुका है, तुमने अपना सामान फैक्ट्री के गेट के बाहर कहां लोड करा दिया? ट्रक में लोड करा दिया। अब बायर तुम्हारा भी बहुत दूर है, ये बायर का गोडाउन है, ये बायर का गोडाउन है, बहुत दूर है। अभी गोडाउन के यहां तक बेचारा पहुंचेगा यहां तक, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है ना, अभी रास्ते में ही है। कहां पे है सर? है ना, रास्ते में है। अब रास्ते में है तो तुम खुद सोचो कि अब राइट ऑफ लियन लग सकता है नहीं लग सकता? बोलो, राइट ऑफ लियन लग सकता है नहीं लग सकता?
ना ना कोई डिलीवरी हुआ ही नहीं। लग सकता है, लग सकता? ए जादू देख लो, अरे इधर दिमाग मत चलाओ तुम एक्स्ट्रा। नहीं तो मैं पूछ ही नहीं रहा, फोन करके वापस बुला लेगा। मैं तो कह रहा हूँ राइट ऑफ लियन लग सकता है, लग सकता? राइट ऑफ लियन लगाने की क्या क्या शर्त है? क्या शर्त है? खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी मैं। क्या शर्त है? जब गुड्स पोजीशन में है ही नहीं तो राइट ऑफ लियन कैसे लगा दोगे? पता नहीं तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट। मैं ये भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, राइट ऑफ लियन लगेगा ही नहीं लगेगा? राइट ऑफ लियन तभी लग सकता है जब गुड्स आपकी मुट्ठी में हो, आपके हाथ में हो, आपके पास में हो, जितने आप तुम जब्त कर सकते हो, तभी तो लग सकता है। तो भाई सबसे पहली शर्त यही तो है ना? राइट ऑफ लियन कब लगेगा? ये शब्द लिखा है ना? राइट ऑफ लियन तब लगेगा जब आपके गुड्स आपके पास हो, ठीक है ना? अब ये देखो राइट ऑफ लियन कब नहीं लगता, ये लिखी पहली बात जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। जब आपने ट्रक वाले को दे दिया और क्या करके दे दिया? विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, है ना? ट्रक वाले को दे दिया और क्या बोल दिया ट्रक वाले से? क्या बोल दिया? कि तू सामान ले जा बिना सेक्शन 25 के, यानी कि राइट ऑफ रीसेल या सेल डिस्पोजल आपने अपने पास रखा नहीं, है ना? ट्रक वाले को सामान दे दिया। तो ये जो पॉइंट है, जब राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता, है ना? राइट, सेक्शन 25 ही तो कहता है कि जब भी तुम किसी को सामान दे दो, ट्रक को, ट्रेन को, तो बिल्टी किसके नाम पे बनाना? रेलवे रिसिप्ट अपने नाम पे बनाना। तुमने अपने नाम पे बनाई नहीं, किसके नाम पे बना दी? किसी और के नाम पे बना दी। या तुमने अपना राइट रिजर्व नहीं किया डिस्पोज करने का कि जब तक पेमेंट ना मिले, ठीक है? तो गुड्स ट्रक वाले के पास है, तुम्हारे पास उसका वापस बुलाने, क्या कहते हैं, रीसेल का उसका राइट, डिस्पोजेबल का उसका राइट नहीं है, तो राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता। अब अगर राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता, ठीक है, तो मुझे इसको वापस बुलाना। मैं कह रहा हूं सेकंड टेबल से, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, वहां से तुमने बोला भाई वहां गुड़ छोड़ के मत आइयो, क्या कर दियो? वहीं से टर्न लेके वापस आ जा, वापस आ जा। अब ये बताओ, अगर तुम वहीं से टर्न लेके वापस बुला रहे हो तो बताओ क्यों बुला रहे हो? पैसा पेंडिंग है, क्यों बुला रहे हो? आए नहीं, पैसे पे नहीं किए तो राइट ऑफ लियन लगा नहीं। तो राइट ऑफ लियन अगर लगा नहीं है और तुमने जब गुड्स को जब्त नहीं किया, बिना जब्त करे, जब तुम्हें इतना भरोसा है कि पैसा पेंडिंग है तो भी जब्त नहीं कर रहा, तुमने उसको सामने क्या भेज दिया? सामान बायर के घर पे भेज दिया। अरे बायर के घर से मान लो वो 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऐसा तुम्हें क्या अब आफत आ गई है? 10 किलोमीटर दूर से कह रहे हो ना मामा जा वापस आ जा, राइट ऑफ लियन तो लगा ही नहीं ना, तुम उसे वापस क्यों बुला रहे हो? इस राइट को बोला गया कि तुम उसे वापस बुलाने का मतलब है राइट टू स्टॉप। तुम कौन सा राइट लगा रहे हो? राइट टू स्टॉप। तो मैं पूछ रहा हूं भाई, ऐसे जज साहब ये पूछ रहे हैं तुमसे, जब तेरे पास सामान था तब तो तूने राइट ऑफ लियन लगाया नहीं, और जबकि पैसा क्या था? पेंडिंग है। पैसा अभी भी क्या है? पेंडिंग है। तो जब तूने राइट ऑफ लियन नहीं लगाया तो अब ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुझे ट्रक वाले को वापस बुलाना पड़ रहा है? इतना तो भरोसा कर ही ले। 10 किलोमीटर पहले तेरा भरोसा टूट गया। 10 किलोमीटर पहले तक तो तू कहता हूं मेरा दोस्त है, मैं उससे पैसे ना भी दे कोई बात नहीं, सामान पहुंचा दो, पैसे तो दे ही देगा, पैसे मारेगा नहीं। अब 10 किलोमीटर के अंदर ऐसी कौन सी आफत आ गई? दोस्ती टूट गई, अब भरोसा टूट गया। बोलो, नहीं समझे? तो जज साहब ने बोला दुनिया में सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब तुम सनी देओल को रास्ते से लौटा दोगे, अगर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर पता लग गया ब्रेकअप कर लिया है उसने तुम्हारे साथ, तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, यानी कि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, नहीं ऐसी कोई लिमिट नहीं, 1 किलोमीटर भी हो सकती है ना? बस उसके फैक्ट्री के अंदर ना घुस जाए, बस वो उससे पहले पहले, है कि नहीं बात? गेट के बाहर से भी बुला सकते हो वापस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझ गए बात? हाँ, बैल बजा के बुला देना बस। इस राइट को क्या नाम दिया? राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब सुनेंगे ध्यान से। तो राइट ऑफ लियन कब लगता है? जब गुड्स मेरे पास हो। राइट टू स्टॉप
कब लगता है? जब ये लिखी बात, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50। स्टॉप करो, रीगेन यानी वापस बुलाओ, और जब तक अपने पास वापस रखो जब तक उसके पैसे ना आ जाएं। अगर उसके पैसे ना आए तो किसी और को रीसेल कर देना। अब बात ये आ गई, रास्ते में ऐसी क्या आफत आ गई? तो जज साहब ने बोला एक तो तुम हो अनपेड, तो भैया हम अपनी उसमें भी अनपेड ही तो हैं, बोलो अपने एग्जाम्पल में भी तो हम क्या हैं? अनपेड है सर। हमने बोला हाँ जी अनपेड है, ये देखो लिख की बात अनपेड, तो हमने यहाँ लिखी अनपेड। दूसरा, गुड्स तुम्हारे पास में, गुड्स तुम्हारी मुट्ठी से बाहर निकल गए, तुम्हारी पोजीशन से बाहर निकल गए। जब गुड ट्रक वाले को दे दिए तो मेरी पोजीशन में नहीं है। गुड रास्ते में होनी चाहिए, बायर के गोडाउन में नहीं पहुंचे चाहिए। तो हम भी तो ये कह रहे हैं गुड्स कहाँ है? गुड्स ये लिखा रास्ते में, गुड्स कहाँ है सर? रास्ते में। सबसे खतरनाक बात, पार्टनर मतलब तुमने किसी और को सौंप दिया अपने हाथ से, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसा रास्ते में क्या हो गया कि तुम्हें सनी देओल को वापस बुलाना पड़ा, और तुम जिस बायर को उधार में सामान दे रहे थे तुम्हें उस पर भरोसा नहीं रहा। सर उस भरोसे टूटने का कारण, उस ब्रेकअप का कारण क्या है? उसकी इंसॉल्वेंसी है कि नहीं बात? राइट। जैसे तुम्हारे साथ हो सकता है, भैया पास नहीं हुए तो वो एक्स तुम्हें क्या मान लेगी? इंसॉल्वेंट, इसकी बस की ना करना चाहिए, ये खुद तो है ना घूमेगा ऐसी, और मुझे भी ऐसे घुमाएगा, इसलिए कुछ फायदा नहीं है, नौकरी लगने के चांस इसके 0 है। तो फिर वो क्या होगा सर? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ऐसा मत होने लगना भैया, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे अटेम्प्ट निकलते जाएंगे वैसे वैसे घर वालों की और उसके बाप की भी उम्मीद टूटती जाएगी, है कि नहीं बात? राइट। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि उम्र हर चीज़ की क्या होती है सर? उम्र होती है। तुम 30 साल 35 साल 28 साल में जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे सीए के एग्जाम चल रहे हैं, समझ लो ना बात को। 23-24 साल तक तो झिलती है बात की, भी मैं पेपर दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, पढ़ने की उम्र नहीं होती भाई, पढ़ाने की उम्र होती है, बच्चे खिलाने की उम्र होती है कि नहीं बात? उस समय पढ़ोगे क्या? अब ऐसा मत करना कि तुम्हारे बच्चे और तुम एक साथ ही जा रहे हो पेपर देने, पापा पीछे बैठो मैं ले चलता हूँ बाइक पे, है कि नहीं बात? ऐसा हो अच्छी बात है, लेकिन कब? जब एक्चुअली में आपका टाइम इतना, आपके पास पैसे इतने हो, टाइम इतना हो कि यार क्या करूँ जीवन में, मजा नहीं आ रहा, चल यार। जैसे एक आंटी जी 61 ईयर में सीए बनी, पर उन्होंने स्टार्ट ही 55 साल में की थी। अरे सीतारामन तो फाइनेंस मिनिस्टर ना, ठीक है। तो उन आंटी ने 55 साल में स्टार्ट करी, उन्होंने कहा क्या करूं, खाली हूं, बोर हूं मैं, चलो भाई, तो सीए बन गई हो जब 60 साल की, 4-5 साल में। हाँ अरे पर वो 100 में से, 100 में से नहीं, 1000 में से एक होते हैं, पर उनका चलो ठीक है बनता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कब शुरू करी? 55 या 56 साल में, तो 60 साल में वो सीए बन गया। तुम तो पढ़ाई अब शुरू करो भाई, शुरू कर चुके तुम 19 साल में, 20 साल में, तो तुम 28 साल तक थोड़ी खींचोगे। तो मुद्दा ये है कि तुम्हें ये पता होनी चाहिए बात है कि मुझे एग्जाम में लिखना क्या है, समझ रहे ना सा? अब उल्टे सीधी चीजें मत लिखाइए इस बार एग्जाम में, है कि नहीं बात? तो तुम्हें पता होना चाहिए राइट टू लियन कब लगता है, राइट टू स्टॉपेज कब लगता है, राइट टू लियन कब छूट जाएगा, राइट टू स्टॉपेज कब छूट जाएगा, और रीसेल में क्या बातें लिखी हैं, है ना? ये कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल आसान है। ट्रांजिट, अब बिल्कुल बच्चों वाली बात, जिसे है ना जज साहब को पूछने वाली बात है, बताओ राइट ट्रांजिट कब तक होता है? तो जज ने कहा भाई जब तूने सामान ट्रक वाले को दे दिया, किसको दे दिया? और जब तक तेरी डिलीवरी ना हो सामान की, तब तक माना जाएगा सामान कहां है? ट्रांजिट में, यानी रास्ते में। 51 में राइट लिखा है तो बताया, 51 नहीं 51 में बताया ना, ये ना 50 में लिखा है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगेगा। 51 में तो 1 में ये बताया कि राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रास्ता कहां से कहां तक का नापूंगा, ट्रक वाले को देने से बायर के डिलीवरी लेने तक, जो गैप होगा उसे हम रास्ता बोलते हैं। बच्चों वाली बात है। अब मुद्दे की बात है, खतरनाक बात है ये, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा? मतलब गुड्स, इसका मतलब ये कि गुड्स रास्ते में है भाई, गुड्स रास्ते में है तो भी मैं अपना ये राइट नहीं लगा पाऊं। उरी दादा ये क्या बोल दिया जज साहब ने? कहा भाई गुड्स रास्ते में है और तू सनी देओल को कह दे वापस आजा वापस आजा, ये वापस आजा। सनी देओल कह रहा अब नहीं आ पाऊंगा भाई। तुमने कहा क्या बात कर रहा है भाई, पैसे पेंडिंग है मेरे, पैसे पेंडिंग है मेरे, सेक्शन 50 मेरे बारे में बातें करता है, पैसा मेरा पेंडिंग है ना, और तू फिर भी नाटक कर रहा है, कह रहा मैं नहीं आऊंगा। तो बताओ ऐसा क्या हो गया?
और सामने वाला इंसॉल्वेंट भी है बायर। बायर क्या है? सनी देओल कह रहा है भाई सेक्शन 50 की सारी बातें पूरी हैं, सेक्शन 50 की सारी बातें पूरी हैं, तू वापस क्यों नहीं आ रहा? हाँ हो सकता है, लेकिन हमें अब ये रीजन हमने लॉ के पढ़ने पड़ेंगे ना कि ऐसा क्या होगा। सेक्शन 51 ने बोला, शगुन का सेक्शन 51 ने बोला कि सनी देओल रास्ते में भी हो तो भी हम राइट टू स्टॉपेज नहीं लगा सकते, यानी राइट टू स्टॉपेज कम्स टू एन एंड। कम्स टू एन एंड का मतलब क्या हुआ? अब गुड्स सेलर के पास वापस नहीं आ सकते। अब राइट टू स्टॉपेज नहीं लगा सकते कि कॉल करके ये नहीं बोल सकते सामान वापस लिया भाई मेरा, गया। अब इंसॉल्वेंट हो ना हो गया, अब तुम्हारा माल गया भाई, लड़ते रहना कोर्ट में। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही आसान बात जो तुम आसानी से बोल सकते थे, भैया मैं यहां से नोएडा से भेज रहा हूं, कहां पे सामान? गाजियाबाद नहीं, इतनी पास नहीं भाई, है ना, साउथ में भेज रहा हूं, मतलब केरल भेज रहा हूं, केरल, ठीक है, एमपी में मिल गया, है कि नहीं बात? राइट, नोएडा है ना, समझ में बात? केरल की रानी नोएडा का राजा, मिलना है तो एमपी आ जा, एमपी आ गया वो है कि नहीं बात? एमपी आ गया भाई, डायलॉग सुन के। अब एमपी में वो सामान किसको दे दिया? बायर को दे दिया, तो इसका मतलब अब वो सामान कहां चला गया? तो फिर ट्रांजिट एंड हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि ट्रांजिट कब एंड होता है? जब वो सामान कहां चला जाए। हाँ, या तो बायर या उसका कोई एजेंट क्या ले ले। तो जज साहब ने बोला भाई मैंने ये कब बोला कि ट्रांजिट केरल जाके एंड होगा? मैंने तो ये बोला जब बायर या उसका एजेंट ले लेगा तब ट्रांजिट एंड है। अब वो केरल मिले चाहे एमपी मिले, तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। जज साहब ने पहला पॉइंट ये लिखा, बायर या उसका एजेंट अगर तो डिलीवरी रास्ते में ही ले ले बिफोर द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, फिर राइट टू स्टॉपेज नहीं लगेगा भाई। अब तुम्हारा माल सेलर से बायर से लड़ते रहना, राइट ऑफ लियन लगा ही नहीं और राइट ऑफ स्टॉपेज अब लग नहीं सकता। दूसरा उससे भी आसान, गुड्स बायर के बिल्कुल गोडाउन के बाहर पड़े हैं और ये कह रहा है नलायक हमारा घंटी बजा दी मैंने, ये कह रहा था ना, बताओ घंटी बजा दी मैंने। इसने घंटी बजा दी, अंदर से उसने देख लिया झांक कर, आ रहा हूं, है कि नहीं बात? ठीक है, इसने बोल दिया दरवाजा खोल दे, है कि नहीं बात? जैसे इसने बोल दिया दरवाजा खोल दे, सामान ले आया हूं, इसका मतलब इसने क्या कर दिया? जो कॉन्ट्रैक्ट के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्नॉलेज कर दिया। क्या कर दिया? याद है जब मैंने सामान दिया था पराग सर को तो तुमने एक्नॉलेज कर दिया, पैसा मैंने ले रखा है सर, गुरुजी पैसा ले रखा है मैंने, याद है बात? सेम, जब बायर ने और जब ट्रक वाले ने एक्नॉलेज कर दिया कि मैं तुम्हारा सामान लेके खड़ा हूं, तो दरवाजा घंटे के बाद खुला हो ना खुला हो, क्या माना गया? ट्रांजिट खत्म। अब वो सामान किसका हो गया? सनी देओल एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज का मतलब बार बार फोन करके पूछना मत मुझसे, एक्नॉलेज का मतलब क्या बताया था सर आपने, ही लिख लेना हिंदी में, क्या बताया एक्नॉलेज का मतलब? सनी देओल ने एक्नॉलेज किया बायर को, क्या बता दिया इसका मतलब? ये निकम्मो, सामने सामने भूल गए। गजनी भी तुम्हारे मुंह पे हंस लेगा। मैं तो 15 मिनट बोल रहा हूं, तुम तो 15 सेकंड में भूल रहे हो। तो एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? हामी भर देना, यस कर देना कि मैं तेरा सामान मेरे पास है, तो बस ट्रांजिट एंड। क्या हो गया? लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है सेक्शन 51, ट्रांजिट एंड। अगली बात सर, थर्ड पॉइंट को भी पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा ये इससे आउट ऑफ द लीग पॉइंट है ना। अगला देखो, अगर सामान जा रहा है तुम्हारा टाइटैनिक से, किससे जा रहा है? टीनी ऐसे करते हुए ना, सामान जा रहा है, जैक अंकल रोज आंटी हाथ फैला के खड़े हैं कूदने को, है ना। अब जिस टाइटैनिक में तुमने सामान रखा है, अब उसके शिप के कैप्टन से दो बातें पूछनी है। पहली बात, तू कौन? तो क्या जवाब देगा? पहचान कौन? तो तू मुझे बता पहचान कौन, तू कौन? तो वो क्या जवाब देगा? अगर उसने बोला कि मैं शिप चलाने वाला हूं, कैप्टन शिप का, और ये शिप किसका है? बायर का है, तो इसका मतलब तुमने वो सामान शिप को नहीं दिया, किसको दिया? उसके एजेंट को दे दिया। ट्रांजिट क्या हो गई? खत्म। अब वो सामान कहां पहुंच गया?
अरे जैसे उसने एमपी में लिया था ऐसे उसने समुद्र किनारे ले लिया, तो क्या दिक्कत है? बात समझ में आई? अगर उसने बोला कि भाई मैं कौन, हीरो मत बन, एक तो तेरा सामान ले जा रहा हूं, किराया भर अपना, है ना, तो उसने बोला कि मैं टाइटैनिक हूँ, शिपिंग कंपनी, बात खत्म, मुझे नहीं पता कि तेरा बायर कौन है, कहाँ कौन है, मैं तो माल लोड कर दे, मैं तो वहां उतार दूंगा, वहां अपने आप चलता रहेगा काम, मेरा काम है माल उठाना और माल छोड़ना, बात खत्म। बात समझ में आई ना? राइट। इसका मतलब वो शिपिंग कंपनी बायर का एजेंट नहीं है, वो कौन है? कोई डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय, जिसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी कमीशन से लेना देना है। तो इसका मतलब अभी गुड्स इन ट्रांजिट है जब तक वो एक्चुअल में बायर के पास ना पहुंच जाए। तो ये लिखी बात। अगर शिप ने बोला कि मैं बायर का एजेंट हूं, तो जैसे तुमने माल शिप में चढ़ा दिया, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बाबू? ट्रांजिट एंड, है कि नहीं बात? तो ये वही बात है, चाहे ट्रक हो चाहे शिप हो, एजेंट के हाथ में देती ट्रांजिट एंड है, चाहे वो शिप का एजेंट हो चाहे ट्रक का एजेंट हो। अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अब भाई जैसे ये बालक कह रहा है, दिखाइए जरा वो फोटो, दिखाइए आधार कार्ड की, पहचान में आ रहा? कोई नहीं पहचान में आ रहा है? किसकी फोटो है? भाई इसकी तो कहीं नहीं लग रही। ये ऐसे करने से क्या होगा? दाढ़ी थोड़ी नहीं यहाँ उग जाएगी? गलत आ रखी है शक्ल से, तो लग रहा है कि 2 अगस्त 1994 होनी चाहिए, 2004। गलत वो दिखा रखी है। अब देखो ऑनलाइन वालों को दिखाता हूँ। अब ये फोटो है, मान लो भाई इसकी, है ना? आजा भाई तू भी आ जा। अब ये भाई हमारे इतने खतरनाक नासा के वैज्ञानिक हाथ में ये और कर रहे हैं ना। अब ये इसके बेचारे की फोटो है और ये बेचारा नासा हमारा वैज्ञानिक, हमारा है ना, लॉ का वैज्ञानिक। अब मान लो अगर ये कौन होता? चोर नहीं है वो भाई, खुद को चोर बता रहा। अगर ये होता, बैठ जा बैठ जा, अगर ये होता सामान बेचने वाला सेलर, ठीक है, और सनी देओल होता कौन? ईमानदार ट्रक वाला। अब इसने क्या मजे लिए, इनने ये फोटो दे दी किसको? सनी देओल को, कि भाई देख ये नाम का इस फोटो का बायर मिलेगा तुझे, है कि नहीं बात? राइट। उसको सामान देना है। अब सनी देओल जब पहुंचा, मान लो ये बायर है, लेट से कौन है? बायर है। अब सनी देओल देख रहा बायर, और ये झटके ले, जूम कर करके भी देख रहा है, मैच नहीं कर रही फोटो। सनी देओल बहुत ईमानदार, क्या करेगा? वो डिलीवर करेगा नहीं करेगा? कहेगा भाई डिलीवर कर दिया गलत आदमी को, पता लगा सेलर, और मुझे पैसे ना देने का बाद में कहेगा भाई तू किसी को भी सामान पकड़ाएगा। पर कह रहा है यार ससुरा एड्रेस तो सेम सही लग रहा है ना? एड्रेस भी दे रहा, बिल देगा, फोटो देगा, एड्रेस देगा। अब सोचो पुराने जमाने का लॉ है ना? कब का है? 100 साल पहले का लॉ है। अब 100 साल पहले भाई टेलीफोन थोड़ी हुआ करते थे, चिट्ठी दे दी, एड्रेस दे दिया, है ना? अब फोटो भी ऐसी धुंधली धुंधली आया करती होंगे अगर कहीं फोटो मिल भी जाए तो। अब वो किसी भी तरीके से इसको पहचानने से मना कर रहा है, पागल हो रहा है। यहाँ बाल उड़े उड़े से आ रहे हैं, है ना, जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो कोई यूएफओ, यहाँ बाल बिखरे बिखरे से हैं बिल्कुल, है कि नहीं बात समझ आई ना? अब उसे देने से मना कर दिया। अब बायर कह रहा है भाई मैं ही हूँ, मेरे बचपन की फोटो भेज दी उनने, मैं ही हूँ। सनी देओल कह रहा तू नहीं है भाई, करोड़ों का माल है ट्रक में, करोड़ों का। पुष्पा निकला, झुकेगा नहीं साला, है कि नहीं बात? पुष्पा निकला, करोड़ों का चंदन की लकड़ी है, तू नहीं है भाई। अब देने से मना कर दिया। अब बायर कह रहा है भाई तू दे या मत दे, तू उससे पूछ ले भाई, दूसरी फोटो लिया, अब तेरे चक्कर में मेरे लेट हो रहा हूं मैं। अब मुद्दा ये उठा कि सनी देओल ने इसको सामान देने से मना कर दिया, तुझे नहीं दूंगा, तू गलत बायर है। ट्रांजिट गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है या ट्रांजिट एंड माना जाएगा? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, गुड्स ट्रांजिट में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, क्योंकि अभी बायर को गुड्स हैंडओवर नहीं किए गए। बिल्कुल गलत जवाब। इसमें बायर की गलती क्यों मानी जाएगी भाई? जजन कैसे बायर की गलती क्यों है? अभी बचपन में खुद ही कह रहा चोर दिखता था मैं, है कि नहीं बात? चोर जैसा, तो इसमें बायर की गलती क्यों है? तो अब देखो क्या लिखी बात, बायर की गलती नहीं है ना। अरे एड्रेस सही है, सब कुछ सही है, बस एक दो चक्कर में तुम जानबूझ के बना कर रहे हो, तुझे नहीं दूंगा, शक है मेरा तेरे ऊपर।
कैरियर यानी कि सनी देओल जानबूझकर मना कर रहा है गुड्स डिलीवर करने से, तो जज साहब ने बोला ट्रांजिट क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिट डीम टू बी एंड, ट्रांजिट एंड है। वो गुड्स किसका माना गया? बायर का ही माना जाएगा। ट्रांजिट एंड है, उसे रास्ते में मान के वापस नहीं बुला सकते अब कि सनी देओल अच्छा ही कह रहा तू गलत आदमी के घर चला गया वापस आया। कैसे चला गया? ट्रक वाले को अगर शक है नहीं करा तो शक दूर कर ले, थोड़ी कि बायर का नुकसान करेगा तू। पेरिशेबल नेचर का हो तो तू तो और 5 दिन वहां खड़े रखियो, वहां से वहां तक खराब हो जाएगा सामान। तो कैरियर ने अगर जानबूझकर मना किया है, ट्रांजिट एंड है भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम आपसदारी में उसके ऊपर शक कर रहे हो कि तेरी शक्ल मैच नहीं कर रही। ठीक है, अगली बात, अगर गुड्स 2 इंस्टॉलमेंट में जाना है, एक जो इंस्टॉलमेंट सामान बायर के गोडाउन के अंदर पहुंच गया, बायर को डिलीवर कर दिया, उसकी ट्रांजिट एंड हो गई नहीं हो गई? तो ये तो बच्चों वाली बात है। अगर पार्ट डिलीवरी होगी उसके एजेंट को, तो रिमेनिंग जो गुड्स हैं उस पे ही लगा सकते हो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जो ऑलरेडी पहुंच चुका है उस पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड माना जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई क्या कहते हैं, जो तेरे को कल मैंने सामान तेरे गोडाउन में भेज दिए उसको ही वापस भेज दे सनी देओल के साथ, वो क्यों भेजेगा? ट्रांजिट एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट उन पे लगेगा जो रास्ते में है, जो पहुंचा दिए गए हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी उन पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगेगा। और बताओ आखिरी बात कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड कब माना जाएगा? सुनना जरा ध्यान से। अब मान लो यहां पे गुड्स रास्ते में थे, ठीक है भैया, अब रास्ते में ही बायर का तुम्हारे पास कॉल आया है ना, और तुमने बायर को क्या दे दिया? परमिशन। क्या दे दी? बायर को परमिशन दे दी कि जो मेरा गुड्स जो तेरे पास केरल में पहुंचना था और मैं नोएडा से भेजा था और ये एमपी में ही है, तो तुमने बायर को परमिशन दे दी कि तू एमपी में ही क्या कर दे? रीसेल कर दे। यानी कि रीसेल को क्या बोला जाता है? सब सेल कर दे। क्या कर दे? एक बार बताओ, जब तुमने एमपी के अंदर अपने बायर को सब सेल करने की परमिशन दे दी, तो तुम दे रहे हो ना अपनी परमिशन, तुम्हारा दिल क्या निकला? बहुत बड़ा। उसमें भी तो यही था कि तुमने अपने बायर को अपनी फैक्ट्री में रखे हुए सामान की रीसेल करने की क्या दे दी? परमिशन दे दी कि जा सिमरन जा, तो छोड़, सामान मेरी फैक्ट्री में है तो भी तू क्या कर दे? बेच दे। कोई बात नहीं भाई है तू अपना। तुमने यहां भी उसे ही बोल दिया कोई बात नहीं, रास्ते में बेच दे भाई है तू अपना। अबे तो तेरा भाई है तो तू स्टॉपेज नहीं लगा पाएगा, क्योंकि तुमने रास्ते में अपने बायर को परमिशन दे दी क्या करने की? रीसेल करने की। तो जज साहब ने कहा भाई अब ये राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या हो गया? खत्म। अब वो गुड्स किसके हो गए? अब तो बायर के हो गए। अब वापस क्यों बुलाने? अब तो बायर के हो गए। जब तुमने कहा आगे बेच दे तो किसके माने जाएंगे? वो बायर के, तभी तो वो आगे बेचेगा। ठीक है, तो 6 केस बनते हैं जब मैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा पाऊंगा, है ना। अब एक बड़ा मजेदार केस होश में सुनेंगे, बहुत ही मजेदार। ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ सुनेंगे। भैया मान लो गुड्स रास्ते में है, ये मान लो ये तुम्हारी फैक्ट्री, ये बायर। सनी देओल बिल्कुल ईमानदारी से गाना गाता है, मैं निकला गड्डी लेके, पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया? कोई मोड़ नहीं आया, सीधा बायर की फैक्ट्री में। घंटी बजाई, गेट खोल दे, सामान लेके खड़ा हूं। उनने गेट नहीं खोला, मुझे नहीं चाहिए सामान। तो कह रहा है क्या कर रहा, मुझे नहीं चाहिए मतलब? मुझे नहीं चाहिए। तो कह रहा भाई ये क्या बदतमीजी है, मुझे नहीं चाहिए मतलब? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। उसने कहा सामान दे के आना, मैं यहीं छोड़ के चला जाऊँ। कह रहा भाई तू यहीं छोड़ के चला जा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बारिश में खराब हो कुछ हो, मेरी कोई जिम्मेदारी, मैं गेट ही ना खोलूंगा गोडाउन का। तुमने फिर इसे कॉल किया, तुमने अपनी मुंडी इधर घुमा ली। सनी देओल कह रहा मैं निकला गड्डी लेके, तुमने अपनी मुंडी इधर घुमा ली भाई। तुम कह रहे हो भैया वापस आ रहा हूं, है ना, सेलर को फैक्ट्री में। तुमने सनी देओल को बोला वापस मत आ जाइयो, मैं क्यों लूंगा सामान? उसके कहने पे सामान बना ले, मेरे पास कोई जगह रखी है रखने की, वापस मत आ जाइयो। सनी देओल गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हैंड को मुँह काट दूंगा दोस्तों, मैं बहुत दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा, ना सा समझ रहा है तू। सनी देओल कह रहा 2.5 किलो का आता है। अब सनी देओल कह रहा हैंड को मुँह काट दूंगा सच्चों में। अब भाई तू वापस नहीं ले रहा, ये दरवाजा नहीं खोल रहा, अब क्या करूं? अब सवाल ये उठा कि ट्रांजिट एंड हुई या नहीं हुई? ट्रांजिट एंड है या नहीं है? या गुड्स रास्ते में ही है अभी?
बोलो। तो जब अब एक जो बात जो इस टॉपिक के अंदर दे दी वो इस टॉपिक के अंदर देनी नहीं चाहिए थी, वो ये। अब ये पहले बहुत आता था एमसीक्यू में, गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने लेने से मना कर दिया, है ना, और ट्रक वाले का भी सामान है, सेलर ने भी वापस रिसीव करने से मना कर दिया, तो जज ने बोला ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एंड। ये एक ऐसा केस है जिसमें हम मानेंगे ट्रांजिट एंड नहीं हुई है। सेक्शन 51 सबसेक्शन 4, रास्ते में ही है गुड्स। तो टॉपिक हमने पढ़ा व्हेन ट्रांजिट डीम्ड टू बी एंड, यानी कब राइट ऑफ लियन आपका राइट ऑफ स्टॉपेज स्टॉप हो जाएगा। 54(4) ऐसा है जो अभी इसके अंदर एक्सेप्शन डालता है कि हम मानेंगे ट्रांजिट अभी एंड गुड्स रास्ते में, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा ना, या तो वो दरवाजा खोले या सेलर अपने वापस सामान ले ले, जब तक दोनों में से फैसला नहीं हो जाएगा तब तक माना जाएगा ट्रक वाले के पास सामान है, गुड्स डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट। तो भैया जो कोर्ट फैसला करेगा, फिर कोई ना कोई तो केस करेगा, हजारों लाखों का सामान है तो कोई ना कोई तो केस करेगा, तो कोर्ट बताएगा फिर। लेकिन हम ट्रांजिट एंड नहीं मानेंगे। तो ट्रांजिट एंड नहीं मानेंगे, सनी देओल रखेगा अपने पास, सनी देओल का किराया चढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं, सनी देओल कहेगा भाई मेरे को तो देते रहे ना पैसे किराए के, तो जज साहब उसे पैसे दिला देंगे। पता नहीं, केस होएगा ना, वैसे तो केस होएगा, किसकी गलती मानी जाएगी ना, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह कि यहाँ ट्रांजिट एंड नहीं होता है। अब रास्ते में अगर रोकना तो कैसे रोकोगे भाई, या तो खुद ही भगते हुए चले जाओ, ट्रक से भी तेज, है ना, धूम धूम नाइट्रोजन लगाई और भागते चले गए, और खुद ट्रक के आगे लेट गए, आगे मत जाइए वापस चल, इतनी ताकत है। तो जज साहब ने कहा ठीक है खुद ही जाके रास्ते में रोक लो, है कि नहीं बात, राइट। या फिर क्या दे दो, पुराने जमाने का लॉ टेलीफोन नहीं हुआ करते तो नोटिस दे दो, किसी भी तरीके से क्या पहुंचा दो, नोटिस पहुंचा दो, बात खत्म। तो ट्रांजिट क्या माना जाएगा, स्टॉप माना जाएगा कि आप इस तरीके से रास्ते में गुड्स को स्टॉप कर सकते हैं। ये बच्चों वाली बात है। सनी देओल की क्या ड्यूटी है, सनी देओल की बहुत सिंपल ड्यूटी है, जहां से उसने सामान उठाया है ना, बिल्कुल तहजीब से क्या करे, डिलीवरी कर दे, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया है तो वापस रीडिलीवर कर दे सेलर को। ये लिखा रीडिलीवर द गुड्स टू सेलर, भाई यही तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर ट्रक वाले को बोलते स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाना है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, है ना। ये बच्चों वाली बात है, मैं जल्दी से पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ लियन और स्टॉप में क्या डिफरेंस है, लियन में मतलब जब्त करना, और स्टॉप में मतलब रीगेन, वापस बुलाना। सेलर के पास पोजीशन होनी चाहिए, यहां सेलर के पास पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही गुड्स ट्रक वाले को दे दिए हम मानेंगे दिस राइट एंड्स, और जैसे ट्रक वाले ने ले लिए हम मानेंगे दिस राइट कमेंस, है ना। और वो वाला डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, जहां से तुम सोचना बंद करते हो वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं, है कि नहीं बात, ठीक है। यही स्टॉप इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है जब राइट ऑफ लियन एंड होता है। राइट टू स्टॉपेज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट टू स्टॉपेज इज एंड ऑफ राइट ऑफ लियन। तो स्टॉपेज का स्टार्टिंग पॉइंट ही लियन का एंड हो, सही बात है, और क्या, हाँ एक ही बात हो गई, पर लिखा घुमा फिरा के बस, ठीक है। अगली बात, ये तुम्हारी फोटो बचपन की, चलो मेरी मान लो बस, ठीक है। अब ये भाई ये जो है, ये बालक इतना खुश क्यों है, इसकी खुशी का कारण क्या है, ये सुनेंगे इसकी खुशी का कारण। पालने जी ने मिला ऐसा भी। अब सेलर है तुम्हारी एक्स से, मान लो ये सेलर है, मत याद दिलाया करो रोज रोज, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं खत्री जी, खत्री जी इमोशनल हो जाते हैं। अब ये तुम्हारा चालू बायर कौन, चलो एक्स छोड़ो, तुम्हारा नाम लिख देता है ना, तुम बेचारे बहुत ही ईमानदार सेलर, चालू बायर। चालू बायर अभी पैसा पेंडिंग था, क्या था, पैसा पेंडिंग था।
तुम अनपेड थे, अभी तुम्हें बायर ने तुम्हारे पूरे पैसे नहीं दिए, तभी तो उसका नाम क्या रखा है, चालू बायर। पुराना जमाना, यहाँ मस्सा भी था काला सा पुराने जमाने में, है ना, तो पता लग जाता था कि भाई ये चालू आदमी है कि नहीं बात। चालू बायर बहुत ही चालू, कह रहा बस किसी तरीके से पैसा डबल हो जाए, मजा आ जाए कुछ झोल झाल करके। अब इसने तुम्हारा पैसा दिया नहीं, तुमने सेल तो कर दी पर इसने पैसा दिया नहीं, पैसा अभी भी पेंडिंग है। अब इसको मिला एक बेचारा बहुत ही तुम्हारे जैसा भोलू बायर। क्या मिला, भोलू बायर। बायर था बेचारा बहुत ही मासूम, बहुत ही भोलू, बहुत ही शरीफ। अब इसने क्या किया, इन गुड्स को, है ना, जो मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, तुम्हारी फैक्ट्री में रखे हैं, इन गुड्स को इसे सेल कर दिया। क्या कर दिया, इसे बोलते हैं सेल बाय डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेल बाय डॉक्यूमेंट। सब सेल कर दिया, सब सेल बाय डॉक्यूमेंट, ये मान लो गिरवी रख दिया, और इससे भाई से पूरा पैसा तभी के तभी वसूल लिया। ये ईमानदार था, कह रहा भैया पैसे ले लो, चलो बताओ, है ना, पर यार सामान जल्दी कर देना, देर मत करना यार, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल सामान मिलेगा, बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। ठीक है, अब फैक्ट्री के अंदर ही सारा सामान रखा है, सनी देओल फैक्ट्री के अंदर ही खड़ा है भाई, कि चल ठीक है, जैसे पैसे आएंगे क्या कर दूंगा, गेट के बाहर ढकेल दूंगा तुझे, और अपना कहाँ जियो, पहुंच जियो ट्रक लेके बायर के पास। अब ये पहुंचा, इसको कहा चालू बायर ने कि भोलू, ए भोलू, कहाँ पहुंच जा, फैक्ट्री पहुंच जा, अब मेरा नाम ले लियो, है ना, और वहां जाके गुड्स मांग ले, गुड्स मांग ले। अब तुम यहां खड़े हो, कह रहे हो भाई तू कौन, कह रहे सर आप मुझे जानते नहीं हो, मुझे इसने भेजा, चालू ने। कह रहा है उसका नाम ही चालू है, तब भी तू नहीं समझा, अबे उनने पैसे नहीं दिए मुझे अभी तक। कह रहा अच्छा सर, हाँ पैसे उसने चुकाए नहीं, है ना, तुझे सामान बेच दिया। वो कह रहा साहब मैं सही बता रहा हूँ, पैसे उसने आपको चुकाए ना चुकाए, पर उसने ये बोला था कि तुझे तेरा गुड्स मिल जाएंगे, तू मुझे अभी के अभी सारा पैसा एडवांस में दे दे। तो मुझे लगा भाई मेरा पैसा एडवांस दे के थोड़ा प्रॉफिट काट के आपको दे दिए होंगे उसने पैसे। चालू ने नहीं, डबल मजा हो गया, डबल मजा हो गया, नहीं हो गया, है ना, एक पैकेट में डबल मजा, चने भी और मूंगफली भी। वहां पैसा पहुंचाया नहीं, ठीक है, यहां क्या किया, पैसा एडवांस में ले लिया, और यहां पे इनको लड़वा दिया, तू और तू। अब ये लड़ रहे हैं बेचारे, अब ये भोलू और तुम लड़ रहे हो, कह रहे हो क्या चक्कर है भाई, तूने पैसे एडवांस दे दिया, अब तू मेरे पास आ रहा है, अब तू मेरे पास आ रहा है, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, मैं तुझे क्यों दे दूं, अब मैं तेरे को सामान भी दे दूं, ठीक है, तू उसे पैसे भी दिया आया, तो उसके तो मजे आ गए, उसने तुझसे पैसे भी ले लिए और मुझसे सामान भी दिलवा दिया। अब वो मुझे जिंदगी भर रुलाता रहेगा, केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर लो केस, है ना। अब मैं तुझे सामान दे दूं, तूने उसे पैसे दे दिए, तो तेरा काम पूरा। उसने क्या किया, उसने तुझे सामान बेच दिया डॉक्यूमेंट से, और तूने उसे पैसे दिए, उसका काम पूरा। फंसा तो मैं फंसा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा तुझे। जाके उससे लड़, पैसा वापस मांगे, उससे बोल पहले पैसा चुकाए। बोलू खड़ा बेचारा मुंह लटका के। अब बताओ, क्या तुम्हें सेलर को सामान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बोलो, सामान देना है, भोलू को सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ, भोलू को सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, या नहीं मिलेगा, बोलो। कायदे में तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहां एजेंट थोड़ी है भोलू, कायदे में तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहां मिलेगा अगर सिर्फ दो बात पूरी हो जाए। पहली बात, सामान मिलेगा, होश में सुन लेना, होश में नशे में मत रहना। अगर भोलू बायर या तो कोर्ट से ऑर्डर लिया है, कहां से लिया है, तो बात ही खत्म, बात ही खत्म। मैं तो कोर्ट से लाया, अब तो फिर तो बात ही खत्म, मियां बीवी राजी क्या करेगा जी, कोई बात ही नहीं, अब तो जज ने बोल दिया, बात खत्म हो गई, कानून से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं। या फिर भोलू बायर सच में क्या निकले, हाँ वो सच में भोलू निकले, और भोलू निकलने की शर्त मैं तुम्हें सेक्शन 27 में पढ़ा चुका हूं, क्या, गुड फेथ में, और उसे इस बात की जानकारी ना हो कि बेचने वाला चोर है। तो जज सामने का तब गया भाई सेलर,
बात समझ में आई? तो ये लिखी बात, इस ये है भोलू बायर। कौन है ये इसलिए खुश हो रहा है। जनरली अगर अनपेड सेलर कोई भी गुड्स अगर बिना पैसे के सामने वाले को दे देता है, और अगर सामने वाले को बिना पैसे मिले बेचता है, अगर गुड्स उसके पास है तो वो राइट ऑफ लियन लगाएगा, अगर गुड उसके पास नहीं तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएगा, ये करेगा। लेकिन दो केसेस में सेलर अनपेड होते हुए भी क्या करेगा, सामान देगा, राइट नहीं लगा पाएगा, यानी कि नो राइट, उसका कोई भी राइट नहीं होगा अनपेड होते हुए भी। पहला क्या लिखा है, वेयर सेलर हैज गिवन द असेंट टू सच सेल एंड प्लेज द गुड्स मेड बाय द बायर। हाँ, या फिर मान लो कोर्ट की जगह क्या लिख देते हैं यहां पर कि सेलर ने ही क्या दे दी, सहमति दी थी। सेलर ने क्या दिया, सेलर ने कंसेंट दी, बेच दे, जो हमने पहले भी पढ़ा। अगर सेलर खुद इसको क्या बोल रहा है, अगर सेलर खुद इसको क्या दे रहा है भैया, हाँ, सेलर इसको परमिशन दे रहा है कि पैसा नहीं आया, क्या कर, बेच दे भाई, परमिशन है तुझे, बेच दे, पैसा मेरे पास नहीं आया, बेच दे। तूने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, है कि नहीं बात? तो सेलर ने कंसेंट दे दी कि चालू क्या कर दे, सामान आगे बेच, उसने बेच दिया। तो ये तो बोलेगा भाई तूने तो कहा था बेच दे, मैंने बेच दिया, बात खत्म। अगली बात, अगर गुड्स उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू बेचा है और भोलू कौन निकले, सच में भोलू और कंसिडरेशन में। अब इसमें चेक करो, तो भोलू ने क्या बोला कि मैं सच में कौन हूं, भोलू हूं, और मैंने कंसिडरेशन चालू को दे दिया है। इन दो केस में राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉपेज दोनों ही नहीं लगेगा। होश में बना लेना इसे। किस केस में, तो सबसे बड़ा केस स्टडी का यही सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेंगे कि क्या वो राइट ऑफ लियन राइट टू स्टॉपेज लगाएगा नहीं लगाएगा, क्या सामान भोलू को मिलेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या सेलर अपना राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉप लगा सकता है, नहीं लगा सकता। तो क्या बोलोगे, राइट ऑफ लियन राइट टू स्टॉप नहीं लगा सकता। नहीं लगाने का मतलब क्या है कि सामान भोलू को देना पड़ेगा। तो राइट ऑफ लियन राइट टू स्टॉप नहीं लगाएगा और सामान भोलू को मिलेगा, सामान भोलू को मिलेगा। राइट ऑफ लियन नहीं लगेगा, सामान भोलू को मिलेगा अगर सेलर ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी होगी, या फिर भोलू सच में क्या निकले, भोलू बायर, सच में ही भोलू बायर निकले। ठीक है, तो भाई इसे होश में याद कर लेना कि यही आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा सेक्शन 53। तो ये सारी कहानी जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाई ये सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 जनरल रूल, इसका एक्सेप्शन 2। है ना। ठीक है, और अगर उसने कोई सामान आगे गिरवी रख दिया, चालू ने गिरवी रख दिया, ठीक है ना, तो मान लो यहां पे सामान गिरवी रखा है, अब इसने जो सामान गिरवी रखा है वो सामान है किसके पास, नहीं, गिरवी रख दिया सामान डॉक्यूमेंट से, सामान पड़ा किसके पास है, सेलर के पास, है ना। तभी तो मुझे कह रहे तो राइट ऑफ लियन नहीं लगाएगा। तो जज साहब ने बस सेलर को ये बोला कि भाई इतनी सहायता हो जाएगी कि जब तेरा सामान गिरवी रखा होगा किसके पास, भोलू गिरवी रख दिया, भोलू ने क्या दे दिया, पैसा। अब सामान कहाँ रखा है, सेलर के पास, डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या कर दिया, यानी सामान फिजिकली तो किसके पास रखा है, सेलर के पास, लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट से उसे क्या रख दिया, गिरवी रख दिया।
है ना। तो जब इसको पैसे नहीं मिलेंगे ये वाले, तो ये सामान गिरवी रखा हुआ क्या करेगा, सेल कर देगा। तो जज साहब ने बोला जब भी तू अगर तेरे को पैसे ना मिले और सामान गिरवी रखा हुआ तेरे सेल करने की नौबत आए, तो जो सामान इसका गिरवी रखा है ये नहीं बेचेगा तू पहले, क्योंकि वो सामान तो किसका है, भोलू का है ना, भोलू गुड फेथ बायर है, तो ये सामान तू नहीं बेचेगा, पहले कोई और सामान बेचेगा जो पहले का इसका कोई गिरवी रखा होगा। तो अगर गिरवी रखे हुए सामान की बेचने की कभी नौबत आएगी तो मेथड क्या चलेगा, फीफो। क्या चलेगा, जो पहले गिरवी रखा होगा वो बेचा जाएगा, जो इसको गिरवी रखा होगा भोलू को वो नहीं बेचा जाएगा। ये लिखी बात। तो ये थोड़ा सा बस याद रखेंगे, अगर गिरवी रखी है तो अनपेड सेलर का राइट लगेगा सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। प्लेजी कौन है यहाँ पे, सब बायर। सब बायर कौन है, भोलू। अब इसका राइट क्या है, भोलू में बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज इन फर्स्ट इंस्टेंस अदर गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ द बायर अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई हिज क्लेम। तो कौन से गुड्स को वो करना है इस्तेमाल, अदर गुड्स को, ठीक है ना। बायर कौन है यहां पे, चालू। हाँ ठीक है ना, बात समझ आई कि भाई तुम, सिंपल सी बात है, गुड्स पहले उसके मत बेचना जो भोलू, सब भोलू के पहले किसके बेचना। हाँ बात समझ आ गई। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट था। मुद्दा ये कि राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉप, राइट ऑफ लियन कब नहीं लग सकता, राइट टू स्टॉप कब नहीं लग सकता, सेक्शन 51 वाला ये पढ़ने हैं। ये हमने पढ़ लिए थे कल, है ना। अब आखिरी बात, बहुत आसान सी बात। अब ये जब पिछले से पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया तो बच्चों ने पता क्या किया, अच्छा तो अगेंस्ट द बायर है। हाँ चलो पहले ये पढ़ते हैं ना। अब ये बताओ, सामान जो है वो कहां पहुंच चुका है, बायर के गोडाउन पे। कहां पहुंच चुका है, तुम सेलर थे, तुमने सामान ट्रक से भेजा और कहां पहुंच चुका है वो। अब ट्रक जो है वो कहां खड़ा है, बायर के गोडाउन के अंदर खड़ा है। पहला सवाल, लियन लग सकता है, बोलो क्यों नहीं लग सकता। दूसरा सवाल, स्टॉप लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि रास्ते में होने चाहिए। और जब ना लियन लगेगा ना स्टॉप लगेगा तो रीसेल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि रीसेल तो तभी होगा जब दोनों में से होगा, है ना। अब चिढ़ा रहा तुम्हें दूर से बायर, ले 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 पैसे निकलवा ले, अब बहुत हीरो बनता है ना तू, अब ले ले पैसे, मर गए पैसे। अब सेलर को बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब सेलर क्या तुमसे कह रहा है भाई मर गए अब तो पैसे, तो फिर वो सेलर कह रहा क्या करूं, फिर चिढ़ा रहा मुझे वहां, बोलो। तो जज साहब ने कहा चिंता मत कर भाई, अभी कानून जिंदा है, अभी हम जिंदा है। जज साहब ने कहा भाई तू लियन नहीं लगा पा रहा, ठीक है, और क्या नहीं लगा पा रहा, स्टॉप नहीं लगा पा रहा, क्योंकि गुड्स कहां चले गए, तो तेरे बैड डेट नहीं होने देंगे, चिंता मत कर। अब क्या लगाएगा तू, जो अकाउंट्स में सीख, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में सीखा, क्या, हाँ, राइट अगेंस्ट बायर, सेक्शन 73, 74, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तू क्या लगा, अब अगर ये तेरे पैसे नहीं दे रहा है ना, कह रहा ले ले पैसे ले ले, अब तू लेके दिखा ले, बहुत हीरो बनता था अपने आप को, अब तू लेके दिखा पैसे। तो जज कह रहा है तो हम मर थोड़ी गए भाई, तू लियन नहीं लगा रहा, स्टॉप नहीं लगा रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा, पापा जिंदा है अभी इसके, किसके, सोगा के। अबे सोगा के पिताजी जिंदा है अभी, घबरा क्यों रहा है तू। सोगा ने क्या बोला था, अगर मेरे साथ कोई काम ना हो तो पापा करेंगे हिसाब, मेरा चिंता मत करो। तो जिंदा है अभी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बोला, अगर ये पैसे नहीं दे रहा तो इसे हम क्या मानेंगे, ब्रीच मानेंगे। ब्रीच मानेंगे तो क्या करेगा, 73, 74 लगा। सोगा को बहुत बड़ी लगी ये बात। सोगा कह रहा पापा क्या कह रहे हो, पापा कह रहे हैं भाई तू आधा अधूरे काम करेगा तो इसका मतलब थोड़ी कि हम लोगों के पैसे मर जाने देंगे। तो सोगा ने कहा पापा ये बात मेरे अंदर ही लिख दो ना, ये बात मेरे माथे पे चिपका दो, टैटू बना दो मेरे ये बात। तो पापा ने कहा चल ये बात भी ठीक कह रहा है, अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर से वापस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भेजो, अच्छा नहीं लगता है ना।
राइट। तो पापा ने कहा चल भाई यही बात मैं तेरे अंदर सेक्शन 46 के तहत ही लिख देता हूं, अगर ब्रीच हुआ है, सामान पहुंच चुका है, तो राइट कौन चलाएगा? क्या लिखा है? राइट अगेंस्ट द, राइट अगेंस्ट द, तो राइट अगेंस्ट द बायर लगेगा। अब पापा ने बोला भाई राइट अगेंस्ट द जो बायर लगेगा उसे हम बोलेंगे राइट जसिन पर्सोनम, और ये सारी बातें वही है तो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुका है 73 74 में, यहां सेक्शन बदल दिए बस। सबसे पहला राइट क्या करेगा बायर, ओ सेलर क्या बोलेगा बायर से? सामान पहुंच गया, पैसा निकाल, पैसा निकाल, हो गया। ये तो बोलेगा ब्रीच में भी कि जो मेरा पैसा है सामान का वो देना, ठीक है। अगली बात, अगर उस, अभी सेकंड पॉइंट बताऊंगा, अगर उसने पैसा देने से या सामान लेने मना कर दिया ड्यू डेट से पहले, याद आई बात, इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये लिखिए बात, पापा के एंटीसिपेटरी वाले रूल अप्लाई कर देना, याद है 39 55 पापा के रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। तीसरी बात, एक तो तुम उससे पैसा मांगोगे और पैसा देने में उसने कई महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए, तो 6 महीने का ब्याज ना मांगेगा भाई, तू ब्याज ना मांगेगा। अगर तू ये पैसा पहले दे देता और मैं इसे बैंक में रखता तो बैंक ब्याज देता ही देता, तो तू ब्याज निकाल, उतना तो निकाल जितना बैंक देता, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? ब्याज मांगोगे। अगर ब्याज का रेट एग्रीमेंट में नहीं है तो आप ब्याज मांग सकते हो किस डेट से? ड्यू फ्रॉम द डे जब आपको पैसा देने के लिए उसने नोटिस भेजा था। भाई मैंने उस दिन तुझे कहा था नोटिस दे दे, पैसे दे दे मेरे, तो तूने जिस दिन नोटिस का रिप्लाई नहीं किया उस दिन से क्या शुरू हो गया? ब्याज। ग्रेस पीरियड के बाद, जैसे आप उसमें करते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते ना, बस 3 दिन के बाद ब्याज शुरू, ठीक है ना। एक और बात, सामान पहुंचा नहीं पर उसे लेने से मना कर दिया, सामान ना ले रहा, फिर याद आए लड्डू बनवा दिया नासा ने अग्रवाल स्वीट से, है ना। जब घर पे भेजा तो पता लगा लड्डू लेने से मना कर रहा है, तो जज साहब ने बोला 73 लगेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, डैमेजेस ले लो नॉन एक्सेप्टेंस के, है कि नहीं बात? बोलो। अब बड़ी मजेदार होता हूं तुम्हें, क्वेश्चन आया पिछले अटेम्प्ट में, ये राइट ऑफ बायर, बच्चा पता क्या पेल पेल क्या आ रहा है? राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉप, सर सजा सजा के लिखा, सजा सजा के, मतलब 5 नंबर पक्के हैं, सजा सजा के लिखा। सेक्शन भी रट गया था सर, याद है मुझे, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर याद है मुझे, आपने गाना गाया था 47 और 49, स्टॉप का 50 और 51, ये तो इंपॉर्टेंट, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, स्टॉप कब लगेगा, स्टॉप कब नहीं लगेगा, ये तो है इंपॉर्टेंट। तो ये 4 सेक्शन तो याद होने चाहिए, 47 और 49, 50 और 51, ये तो याद होनी है। अब बच्चा कर रहे थे दोनों याद कर रहे थे, 47 में स्टॉपेज का लियन कब लगता है, 49 में लियन कब नहीं लगेगा, है ना। 50 में स्टॉपेज कब लगता है और 51 में कब स्टॉपेज नहीं लगेगा। सर इसके 6 पॉइंट थे, इसके 4 पॉइंट थे, बिल्कुल रट के गया था, मजा आ गया सर। कॉपी निकल वाली बेचारे ने, क्योंकि पास ना हुआ। क्यों? वो क्या पूछ रहा है? राइट ऑफ बायर। तुम क्या लिख के आ रहे हो? तुम्हारी आंखों की गोटियां घूम जाती है वहां, तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता जो मुझे आता है मैं वही लिखूंगा, क्वेश्चन अपने आप बना लियो, है कि नहीं बात? तो एग्जाम होता है जो मुझे आता है ना सर, मेरे को हायर परचेज आता है, मैं तो हायर परचेज लिखूंगा, क्वेश्चन अपने आप बना ले है कि नहीं बात? तो बच्चा जब लिख के आ रहा है, मैंने कहा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं है बच्चों को। तो एक आध बच्चे होते ना, भाई अब चले भाई 100 रुपये और से 500 रुपये और से कॉपी निकलवा के देख लेता हूँ, तो कॉपी निकलवाई, तो मैंने कहा भाई ये होता है, उसको पूछ क्या रहा है, तुम क्या लिख के आ रहे हो, तो यार नंबर क्यों मिलेंगे भाई? अब ये थोड़ी कि आंसर मैं लिख के आऊँ क्वेश्चन तू बनाएगा, ऐसा नहीं, ये चलन नहीं आया अभी। अभी क्या चलन है? क्वेश्चन तो लिख के आएगा, आंसर तुम्हें बनाना है ना। तो राइट ऑफ बायर है, राइट ऑफ सेलर है, होश से पढ़ लेना, क्योंकि ये गलती बच्चा कर रहा है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं मैं। मैंने कहा यार पता इसमें बच्चा अब ये गलती करेगा तो बताओ क्या करेगा, मतलब तुम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे ढंग से।
तो राइट ऑफ बायर, अब सेलर के दिमाग, सेलर का मसला दिमाग से निकालो, बायर के राइट खोजो। अब बायर का क्या राइट होगा सेलर के खिलाफ? या तो बायर कह रहा है कि सर मैंने एडवांस दे दिया, क्या दे दिया? बायर ईमानदार था, एडवांस दे दिया, सामान ना दे रहा, एडवांस दे दिया, सामान नहीं दे रहा, तो सबसे पहले क्या स्यू करेगा? सामान दे, सामान दे निकम्मे, सामान दे। सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्टेड रिफ्यूज द डिलीवरी, सेलर कह रहा नहीं दूंगा सामान, तो बायर क्या करेगा? बायर स्यू करेगा सामान दे भाई। और अगर सामान नहीं दिया तो साथ में क्या लेगा? एमपी माइनस सीपी, याद है? तो सेक्शन 73 से एमपी माइनस सीपी भी लगाएगा अगर सामान कहीं और से खरीद कर महंगा खरीद रहा है। तो मार्केट प्राइस सामान की कितनी होगी? मान ले 1100 रुपये, और हमारा रेट कितना था? 1150, तो 50 रुपये से एमपी माइनस सीपी दे। तो जो पप्पा ने बोला वही बेटा बोल रहा है ना? हाँ, सेक्शन चेंज कर दिया, वहाँ 73 था, यहाँ 57 कर दिया। हाँ सेम डिट्टो, है ना? स्वीट फॉर अगला दो क्या लिखा है? याद आई बात? बताओ मुझे क्या बोलते थे, क्या गाना गाते थे? यहाँ गाना गाते थे हम, गाना। नहीं तो इसमें गाना क्या गाते थे? 19 है बिल्कुल सही। स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बस इतना दिल टूटता है ना मेरा, दिल हूं करे घबराए, बहुत दिल रोता है। अरे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, वही तो गाना गाया था। 73 में भी है कि भाई जो वादा किया वो क्या करना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा, है ना? स्यू फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है? अगर वारंटी ब्रीच की है तो बायर क्या मांगेगा? अरे कंडीशन वारंटी डैमेजेस मांगेगा, ठीक है ना? तो बायर इज नॉट इज ओनली विद ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कैन रिजेक्ट द गुड, गुड रिजेक्ट नहीं करेगा, बस क्या मांगेगा? डैमेजेस मांगेगा, ठीक है? राइट। अगर इस बार सेलर ने बोल दिया ड्यू डेट से पहले मैं तुझे सामान नहीं दूंगा, क्या हुआ? ये एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो याद है, अगर सेलर ने बोला कि मैं तुझे सामान नहीं दूंगा, मैं तुझे शादी नहीं करूंगा इस डेट से पहले, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उस, याद है, कयामत के दिन का वेट करोगे, या फिर कह दो जिस दिन तूने धोखा दिया उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट डैमेज लो, या फिर कयामत के दिन का इंतजार करो। याद आ गई बात? सेम यहाँ पे, बस वहाँ पे सेक्शन 39 था, यहाँ पर 60 है। और आखिर में अगर तुमने अगर बायर ने सेलर को एडवांस दे दिया, क्या दे दिया? समझ में आ गई बात? अब एडवांस दे दिया और सेलर सामान नहीं दे रहा, तो पैसे का ब्याज भी तो बन रहा है। बायर कह रहा है अगर मैं तेरे को एडवांस पेमेंट नहीं करता तो इस ब्याज को मैं कहाँ रखता? बैंक में। तो बैंक से मुझे क्या मिलता? इस मूल पर ब्याज मिलता। जज साहब कह रहे हैं इंटरेस्ट भी मांग, ठीक है? तो सेलर क्या करेगा? इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, है ना? इंटरेस्ट रेट जो कोर्ट बता दे, कोर्ट जो बताएगा वो इंटरेस्ट रेट लगेगा, या जो मार्केट में चलता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? राइट ऑफ द बायर। 46, 47, 49, 50 ये हमने क्या पढ़े हैं? 51 राइट ऑफ सेलर। तो याद रखना, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द गुड्स, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर ये 55, 56, 60, 61, है ना? तो इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ लेना। ये इसके सेक्शन थे, सेक्शन 55, 56, 60, 61। याद आई बात? और ये था हमारा 47, ये था हमारा सेक्शन 50, ये था हमारा सेक्शन 54। 47 का एक्सेप्शन 49 में, और 50 का एक्सेप्शन 51 में। तो ये तो करा है। तो ये था राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ
अनपेड सेलर, राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स। और जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो कौन सा था, राइट ऑफ सेलर नहीं, राइट ऑफ बायर। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा है राइट ऑफ बायर, है ना, ठीक है, ये है राइट ऑफ बायर। तो राइट, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट गुड्स पूछ रहा है, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर पूछ रहा है, या राइट ऑफ बायर पूछ रहा है। और मुन्ना मुन्नी आखिरी टॉपिक आता है, आखिरी टॉपिक आता है ऑक्शन सेल। बताओ ऑक्शन सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुमने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑक्शन सेल के बारे में क्या पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही, क्या पढ़ा था? तो टेस्ट भी दे दिया, तो बिल्कुल सही। ऑक्शन सेल हमने पढ़ा था इनविटेशन टू ऑफर, याद आ गई बात? केस लॉ कौन सा था ऑक्शन सेल का? ना ना ना, अरे वो डिस्प्ले ऑफ गुड्स था। हाँ, हैरिस वर्सेस निकर्सन, है ना, ये था तुम्हारा इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर ही ऑक्शन सेल होता है। अब ऑक्शन सेल में अगर सामान बिक रहा है, घर नहीं बिक रहा, जमीन नहीं बिक रही, क्या बिक रहा है? मतलब ऑक्शन में मैं ये पर्दा बेच रहा हूँ, ऑक्शन में मैं ये सामान बेच रहा हूँ, तो ये तो गुड्स है ना। तो सेल्स ऑफ गुड्स कह रहा है पप्पा ने वहां जो बताया मेरे बारे में तो बता दो यहाँ पे। तो जज साहब ने बोला भाई तेरे बारे में बताते हैं सेक्शन 64 में, कहाँ बताएंगे? ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब ये होता है कि हम बिडिंग करवाते हैं, बिड्स, और इस बिड्स को आप क्या बोलते हो? ऑक्शन सेल बोलते हो। बिड लगाने वाले को बोलते हैं बिडर, और जो बोली पैसों में लगती है वो होती है बिड। और अगर इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन। क्या बोलते हैं? इनविटेशन। सिंपल है कि नहीं बात? बात समझ में आ गई ना? अब ये बताओ, अब मान लो जैसे बिडिंग लगाने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो के चिल्ला चिल्ला के बिड लगा रहे हैं, 1 लाख 1 लाख 2, है ना, ऐसे। कुछ लोग बिड लगाते हैं शांति से, जैसे आईपीएल में लगती है, वो डंडे डंडे से लेते हैं उनके हाथ में, है ना, सोन नहीं बचाते, वो हल्ला हुल्ला मच रहा है वहां पे, बैनर उठा देते हैं, है ना, राइट। तो कुछ लोगों का बैनर उठा के बिडिंग लगती है। कुछ एक वो होता है स्टोरेज वॉर्स करके सीरियल, है ना, उसमें बिड वो लगाते हैं, देखो $1,000 की बोली लगी, $1,000 की बोली लगी, कोई इससे ऊपर बोली बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं, अरे कोई बोली नहीं बढ़ा रहा, कोई बोली नहीं बढ़ा रहा, कोई बोली नहीं बढ़ा रहा, इसलिए ये इसका हो गया, है ना। तो कई बार बिड इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा सा एक आध कुछ सेकंड वेट करके देख लो, अगर सामने वाला बोली नहीं बढ़ा रहा तो जिसने लास्ट बोली लगाई उसका हो गया। किसी भी मैनर से बिडिंग लगाकर कंक्लूड किया जाए, किसी भी मैनर से, सबको ही ऑक्शन सेल बोला जाता है और सबको ही इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। अब मुद्दा यह है भैया मैंने जो से बिडिंग लगा दी 1 करोड़, मुझे लगा ये भी बोलेगा, है ना, फिर आया 1 करोड़ 1, फिर मैं देख रहा हूं अरे ना ऐसा बोलना, मैं ऐसा कह रहा इतने ना मेरे भाई 1 करोड़ 2, अरे भाई क्या खतरी भाई बोल दे भाई, 1 करोड़ 10 लाख बोल दे, 1 करोड़ 5 लाख बोल दे, कुछ तो बोल दे। अब मेरे पास है नहीं 1 करोड़, भैया रुक जाओ, आई क्विट, सॉरी, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मीम चला दिया मैंने ये वाला। वकील जो बोली लगवा रहा है वो कह रहा मुंह से निकल गई, मतलब अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई भैया, मैं बोलना नहीं चाहता था, जो से बोल दिया, इतना भावुक हो गया ना मैं, बिडिंग देख के मेरे पास है नहीं, मैं तो बस मुंह से बोल दिया ऐसी। वो कह रहा भाई मजाक करना है तू या? वो कह रहा सर मजाक करना है, मुझे लगा कोई बोल देगा, है ना, गलती से मुंह से निकल गई, मेरे को खरीदना नहीं है। तो क्या एक बोली लगाने वाला आखिरी हथौड़े से पहले अपनी बोली को वापस लिखता नहीं सकता? बोलो क्यों? बेइज्जती? बोलो। कर सकता है, ये लिखी बात। हाँ जुर्माना वगैरह कुछ पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, क्योंकि मजाक थोड़ी कर रहे हो यहाँ के। आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले और आखिरी बिड से पहले वो अपनी बिड को कैंसिल कर सकता है। अगर गुड्स बहुत सारे गठरी बना के रखे हैं लॉट में, तो हर लॉट की अलग बोली होती है, ऐसा नहीं कि तुम पूरे कमरे की एक साथ बोली लगा रहे हो, है कि नहीं बात, राइट। बोली कंक्लूड होती है या तो हथौड़ा गिरने से या किसी और मैनर से, जो आईपीएल में चलता है ना, बैनर उठाकर। जिसके सामान की बोली लग रही है क्या वो खुद अपने सामान पे बोली लगा सकता है?
लगा सकता है, लगा सकता है, क्या दिक्कत। ऐसी पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, ओम जय जगदीश, जिसमें घर बिकता है। तो अनिल कपूर का वो घर होता है, वो लोन नहीं चुका पाता, तो वो क्या करता है, उसके घर की बोली लगवाते हैं। तो अनिल कपूर खुद अपने घर पे बोली लगाता है। तो जज साहब ने कहा भाई जिसका सामान बिक रहा है जरूरी है वो खुशी में बेच रहा हो, गम में बेच रहा हो, अनिल कपूर की तरह उस पिक्चर में। तो जिसके सामान की बोली लग रही है वो अपने सामान पे बोली लगाने के लिए अपना राइट रिजर्व कराएगा, पहले से बताएगा कि भैया मैं भी लगाऊंगा अपने सामान पे बोली, तभी वो बोली लगा पाएगा। अगर उसने अपना राइट रिजर्व नहीं कराया तो फिर वो अपने सामान पर बोली लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा मान लो विराट कोहली की बोली लगनी है, मान लो किसी प्लेयर की, तो 1 रुपये शुरू करोगे, 1 रुपया विराट कोहली है, बताओ विराट कोहली पानी की बोतल फेंक के ना मारेगा? अबे कम से कम इतनी तो कीमत लगा लेता बिस्लरी की बोतल के बराबर, 20 रुपये ही है कि नहीं बात, ठीक है। तो विराट कोहली की इतनी वैल्यू नहीं लगा रहे हो तुम, 1 रुपये शुरू होगा, तो फिर कहाँ, फिर कैसे हो विराट कोहली की बोली कहाँ से शुरू करें? नहीं तुमने 1 करोड़ का अंदाजा क्यों कैसे लगा दिया? ऐसी किसी भी सामान की बोली लगाओगे तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो होगी। अगर मान लो इस एसी की बोली लगा 1 रुपये शुरू कर दोगे, भैया मैं ले लूँगा 1 रुपये का, है कि नहीं बात? तो जब सब कह रहे हैं टाइम पास, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 2.5 रुपया, 2.25, है ना? फिर तो तुम पहुंचोगे इसकी बोली पे क्या कहते हैं, कई दिनों बाद। तो जज साहब ने कहा भाई समय व्यर्थ नहीं करने का, किसी भी सामान की जब बोली होती है तो उसका एक रिजर्व प्राइस होता है जो बोली लगाने वाला वकील खुद बताएगा कि इतने की तो इतने से शुरू करेंगे बोली, है ना? अब विराट कोहली की अगर बोली वो कहते हैं भाई 5 करोड़ शुरू करेंगे, तो तुमने खरीदना खरीदो, तुमने प्लेयर को लेना लो वरना मत लो। हमारे हिसाब से मिनिमम बोली कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़, है कि नहीं बात? अब एसी की बोली 1 रुपये थोड़ी शुरू कर दोगे यार, ठीक है। और अगर कई बार तुमने फिल्मों में देखा होगा बोली लग रही है किसी सामान की 1 करोड़, कोई विलन होता है वो कितने लेता है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, फिर जो हीरो होता है 2 करोड़, विलन होता है 5 करोड़, हीरो बोलता है 8 करोड़, विलन होता है 10 करोड़, बहस चलती है ना। और फिर 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, फिर बहुत ही स्टाइल में विलन देखता है हीरो को, तो मैं क्या लगता है तू उसे जीत जाएगा, तेरे पास कभी इतना पैसा हो भी नहीं सकता कि तू मेरी बराबरी कर पाए। हीरो क्या बोलता है, हीरो क्या बोलता है फिर, नहीं हाँ हार के जीतने वाले को, ये बोली मैंने खरीदने के लिए नहीं लगाई थी, ये बोली मैंने पैसा बढ़ाने के लिए लगाई थी ताकि ये सामान जो मार्केट में 1 करोड़ का है वो तेरे को कितने का पड़े। अब ये सामान तेरा 10 करोड़ का भी जिंदगी में नहीं बिक सकता, है ना? हार के जीतने वाले को बेटा हाजीगर कहते हैं, ठीक है। अब भाई ये बात विलन हीरो से भी बहुत चालू निकला, ये बात विलन ने रिकॉर्ड कर ली। क्या कर ली? क्योंकि विलन को पता था पैसे तो मैं ईगो में दे रहा हूं पर इतनी वैल्यू, अब तुम यार ये वोल्टास का मान लो एसी खरीदो और तुम्हें ये 2 लाख का बिक जाए, तुम्हें पता है ये तो 2 लाख के में तो 4 एसी आ जाएंगे ऐसे, है कि नहीं बात? लेकिन तुमने अपनी ईगो में खरीद लिया इसे क्योंकि उससे जीतना है। अब तुम्हें पता है कि जिंदगी में अब ये भाई गुड्स है, डेप्रिशिएबल नेचर का है, तो क्या होगा भाई, सोना होता तो बात होती भाई, तो मैं अब बताओ ये क्या चक्कर है भाई। ये बात विलन ने रिकॉर्ड कर ली, अब विलन ने बात कोर्ट में सुना दी। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? गलत जवाब, कॉन्ट्रैक्ट होगा जब तक विलन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा तब तक क्या रहेगा, तब तक तो वैलिड रहेगा। अब उसने रिकॉर्ड कर भी ली तो ये वर्ल्ड कप कहलाया जाएगा जब वो इस बात को लेकर कहां पहुंचे, कोर्ट या पुलिस स्टेशन पहुंचे, है ना? जब तक वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता रुस्तम की तरह तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, इसे बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या बोलते हैं मुन्ना मुन्नी? प्रिटेंडेड बिडिंग। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? और आखिरी टॉपिक जीएसटी का, ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है ना? जय महेशमती, बोलो जय महेशमती। आंटी जी आ गई जय महेशमती वाली। अब आंटी जी कह रही है
मुद्दे की बात यह है कि जीएसटी का क्या होगा। कब? मैंने तुमसे सामान बुक किया मान लो 1 जनवरी को, और तुम मुझे सामान कब दोगे? मान लो 1 फरवरी को। इसके बीच में जीएसटी का रेट बढ़ा या घटा, ये कौन झेलेगा? गवर्नमेंट तो तुम्हारे ऊपर डालेगी ना भाई। गवर्नमेंट तो जीएसटी मांग रही है, तो जीएसटी कौन देगा? पहले जीएसटी था 18%, गवर्नमेंट ने 20% कर दिया। मान लो 2 लाख का जीएसटी बढ़ गया, तो 2 लाख रुपए कौन देगा? बायर या सेलर? बोलो। देखो क्या लिखी है बात। पहली बात, अगर टैक्स में कोई भी ऊंच नीच होती है जीएसटी के रेट पर, तो पार्टीज को अपना प्राइस बदलना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 10 लाख की कार थी, अब जीएसटी बढ़ा दी कार के ऊपर, तो कार कितने की हो गई? 1 लाख की, ओ 11 लाख की। तो 1 लाख का जीएसटी बढ़ रहा है। अब तुम तो लड़ोगे, पहले तुमने 10 लाख क्यों बताई, अब 11 लाख क्यों बोल रहा है? तो ये जज साहब ने बोला पहली बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ भी नहीं है तो बायर कौन झेलेगा? बायर को पैसा देना है बाबू। किसको पैसा देना है? बायर को पैसा देना है। और अगर घटता है तो वो बेनिफिट भी किसको मिलेगा? बायर को। जीएसटी अब कार पे रेट घटा के, है ना, कम कर दिया, 1 लाख रुपए कार की वैल्यू कम हो गई, तो बायर अब नहीं लड़ेगा, है ना, क्या बोलेगा अब तो 9 लाख दूंगा। तो जैसे हमने कहा बायर के मजे भी है, बायर का नुकसान भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो बायर से बात कर लेना कि भाई अगर कोई भी घटता या बढ़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द जीएसटी, उसका इंपैक्ट बायर नहीं झेलेगा। कौन झेलेगा? सेलर को ही उसे झेलना पड़ेगा। तो कम हो गया जीएसटी तो सेलर का फायदा, बढ़ गया जीएसटी, है ना, तो सेलर का घाटा। बात समझ में आई ना? तो हाउएवर इज एक्सक्लूडेड बाय द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। आप एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी करके इस बात को एक्सक्लूड कर सकते हो कि बायर उसको ना झेले। तो अब आपके ऊपर बात है, अगर जीएसटी का रेट चेंज होता है तो जनरली बायर झेलता है। अगर बायर ने कह दिया भाई बढ़े तो भी तेरा और घटे तो भी तेरा, घट गया तो कोई बात नहीं, तेरे मजे आ गए। 9 लाख का 10 लाख का सामान तक जीएसटी घटने से कितने का हो गया? 9 लाख का, तो भी मैं तुझे कितना दूंगा? 10 लाख ही दूंगा। तो बायर झेल रहा है, बायर कह रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। और 10 लाख का अगर 11 लाख हो गया तो भी कौन झेलेगा? सेलर झेलेगा। तो या तो तुम सेलर के ऊपर डाल दो दोनों, या फिर दोनों बातें बढ़ाई घटाई किसके ऊपर आएगी? बायर के ऊपर आएगी। समझ गए? ये पढ़ लो, ये लिखिए बात। जो 20,000 रुपए से जीएसटी बढ़ गया वो कौन देगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो बायर देगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो कौन देगा? सेलर देगा। हाँ हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना सर। और सर आखिरी बात, सेल्स ऑफ गुड की आखिरी बात, ठीक है ना। तो भाई कोई तुम्हें क्यों याद रखेगा? तुम अपने दद्दू कोई श्राद्ध वाले दिन याद करते होंगे, उससे पहले करते भी नहीं होंगे, दद्दू या उनके दद्दू जो होंगे, है ना। लेकिन तुम्हें कौन कोई क्यों याद रखेगा? मरने के बाद भी। तो इंसान को मरने के बाद भी सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, या तो आप ऐसा काम कर गए जिसके बारे में लोग लिखते हैं आज भी, है ना, या फिर कुछ ऐसा कर जाना कि जिसके बारे में लोग बाद में क्या करते रहें? पढ़ते रहें या देखते रहें, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया उसके बाद, वरना कोई भी किसी को जीते जी याद नहीं रखता, मरने के बाद तो, है ना। तुम खुद देख लो, तुम 12वीं के दोस्तों को कितना याद कर रहे हो, या वो तुम्हें कितना याद कर रहे हैं? 0। क्योंकि इंसान हमेशा उसको याद करता है जो हमारी नजरों में सक्सेसफुल हो, है कि नहीं बात? तो मेरी एक बात ध्यान रखना, और ये ह्यूमन नेचर है, उसमें तुम भी आते हो, मैं भी आता हूं। जर्नली तुम उसके बारे में बात करते हो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हो। जर्नली वी पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल सक्सेस, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, या दूर के भाई बंधु या दोस्त यार क्यों ना हो। तुम्हारा खुद का सगा भाई या तुम्हारे सगे चाचा का बेटा जो तुम्हारे साथ रहता हो जॉइंट फैमिली में, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, तुम उसके अपने भाई के बारे में बात नहीं करोगे,
क्योंकि तुम्हारी नजरों में वो क्या है, अनसक्सेसफुल है। लेकिन एक दूसरा बंदा जो तुम्हें ना जानता हो, क्रिकेटर की बात कर लो, जो तुम्हें ना जानता हो लेकिन तुम उसकी बातें करते रहो क्योंकि वो तुम्हारी नजरों में क्या है, सक्सेसफुल है ना। कोई क्रिकेटर हो, कोई भी फिल्म स्टार हो, तुम्हें नहीं जानता लेकिन फिर भी तुम उसकी सक्सेस के बारे में बात करो क्योंकि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजरों में वो क्या है। और तुम्हारे खुद का अपना भाई जो तुम्हारे साथ रहता तुम्हारे घर में, तुम उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि तुम्हारी नजरों में वो क्या है। इसका मतलब वो इंसान अच्छा है या नहीं है, तुम्हारी नजरों में ये मैटर करता नहीं है। वो कितना सक्सेसफुल है और वो कितना बेकार इंसान है तो भी चलेगा क्योंकि वो क्या है, सक्सेसफुल है। ये तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारे बारे में कोई तभी बात करेगा जब तुम सक्सेसफुल होगे, और सक्सेस तुम्हारे बिहेवियर को ओवर रूल कर देती है। तुम कितने ही रूड हो, कितने ही नकारात्मक तरीके से बात करने वाले हो, है ना, लेकिन तुम सक्सेसफुल हो तो तुम्हारे बारे में बात होगी। तो मुद्दा यह है कि सवाल ये बनता है, when people will talk about my success, मेरी सक्सेस के बारे में लोग कब बात करेंगे, यानी कि मेरी सक्सेस उनकी नजरों में सक्सेसफुल कब मानी जाएगी। क्या फाउंडेशन क्लियर करने से क्या मेरे लोग बात करेंगे, क्या इंटर करने से बात करेंगे, क्या सीए करने से बात करेंगे, या सीए करने के बाद भी क्या अचीव करने से लोग मेरे बारे में, मेरी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, वरना गुमनामी में हम आज तक जिए हैं। 20 साल हो गए तुम्हें गुमनामी में जीते हुए, और अगले 20-25 साल भी गुमनामी में निकल जाएंगे। तो आए थे और यूं ही चले जाएंगे। तो ना हम ये काम कर पा रहे हैं, ना हम ये काम कर पा रहे हैं, और ना लोग, हमारे लोग तो छोड़ो, ना मेरे परिवार वाले, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़रों में मैं खुद क्या हूँ, अनसक्सेसफुल। तो पहले तो अपने छोटे भाई या बड़े भाई की नज़रों में सक्सेसफुल हो जाओ, दुनिया में तो बाद में हो ही जाओगे। जब अपने घर वालों की नज़रों में ना हो पाए तो किसकी नज़रों में नहीं हो आप सक्सेसफुल, है ना। जो अपने घर वालों की नज़रों में कुछ ना हो पाया वो किसी की नज़रों में सक्सेसफुल नहीं है ना। खासकर अपने भाई बंधु के साथ, जिस दिन तुम्हारे भाई ने, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कह दी भाई मेरे भैया आए हैं, उस दिन तुम्हारी तनख्वाह कितनी भी हो, है ना, तुम सक्सेसफुल हो। जिस दिन माँ बाप ने बोल दी भाई मेरा वाला का है, उस दिन तुम्हारी कमाई कितनी भी हो, ये मैटर नहीं करता 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख है, उस दिन तुम सक्सेसफुल हो। तो जब तक मेरे घर वाले मेरे बारे में मुझे सक्सेस नहीं मानते, दुनिया कभी नहीं मानेगी। तो भैया मुद्दा ये कि कितनी जल्दी लोग मेरी सक्सेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे, इसका मतलब तब मैं सक्सेसफुल होना शुरू हो गया हूँ, है ना। लोग बुराई भी करेंगे पर तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, सक्सेसफुल हो। तो भैया इसलिए ये बात याद रखना, मरने के बाद भी जीना तो ऐसा काम कर जाना पढ़ने लायक, या फिर लिख जाना कुछ करने लायक, लिख लेना है कुछ कर देना, ठीक है। उसका मौके बहुत कम मिलते हैं, जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। मौके बस तुम्हारे पास एक आधी होंगे। कितने, अब खुद सोचो ना, कितने साल तक एग्जाम देते रहोगे, तो मौके बहुत कम होते हैं। उन्हीं मौकों पे ही, है ना, कहते हैं ना मौके पे चौका लगाना, उसी मौके पे ही चौका लगाना वाली बात है। टाइम बहुत कम बचा, तुम्हें लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा है ना। सिर्फ 2 महीने बचे एग्जाम में, 2 महीने तुम्हारे आगे के 5 साल डिसाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ लोगे कि छोड़ो रैंक की टॉप लाने की, पास भी हो गए ना सी जैसे एग्जाम में, तो भी वो क्या है, सक्सेस के बराबर है। तो मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, इसलिए क्या करना, मेहनत बिना किसी टीचर के, बिना माँ बाप के कहे करते जाना, तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन आना चाहिए। उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चे बात समझ गए होंगे सर, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।